नमस्कार, मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है क्या संजय राउत के जेल में जाने से शिवसेना की आवाज़ दब गई है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे हमारे कलीग अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी, आप क्या कहेंगे, आपके मित्र संजय राउत जी जो जेल में जाने के बाद क्या शिवसेना की आवाज़ अब बंद हो गई है या शिवसेना की आवाज़ कमज़ोर पड़ गई है? सर, ऐसा है कि संजय राउत ये शिवसेना का खाली मुख नहीं, आँखी भी था और कान भी था। म्हणजे पंच ज्ञानेंद्रिय जो बोलते हैं उसमें सूंघने का नाक एक होता है, आँख होती है, कान होते हैं, मुंह होता है, जीभ होती है मतलब, और त्वचा होती है। तो मैं तो तीन नहीं, मैं बोलूँगा ये पांचों जो ज्ञानेंद्रिय थे उनका काम संजय राउत करते थे। उनको दुनिया भर के जितने भी टॉप पॉलिटिशियन हैं देश के, उन सबके साथ उनके वैयक्तिक संबंध इस प्रकार के थे कि उनके मन में जो बात है, जो जन में नहीं जाती है, वो भी संजय के कानों तक पहुंचती थी। संजय से वो बात करते थे तो उनको मोदी के मन में क्या है यहाँ से लेके पवार साहब के मन में क्या है यहाँ से लेके ममता के मन में क्या है यहाँ से लेके ये तुम्हारा जो तेलंगाना का चंद्रशेखर राव है उसके मन में क्या है, ये सबका पता होता और ये सबसे मिलते रहते थे। संसद में मैं उनके पार्टीज़ में गया हूँ सर। संजय की पार्टी जो रहती थी वहाँ पे दिल्ली में, उसमें शरद पवार के साथ जितने लोग आते थे उनकी पार्टी में, पवार साहब भी पार्टी देते हैं, उतने ही लोग, मतलब एक ज़माने में तो मुलायम जी वगैरह आते थे, बाद में अखिलेश आने लगे। देश में स्टालिन बिलिन सब आप नाम लो देश के हुजू का, वो संजय की पार्टी में आते थे और प्यार से आते थे कि भाई संजय की पार्टियाँ मतलब घर की पार्टी है, और उसी तरह से ये करते थे। तो उनसे सबसे उनका पर्सनल ये चलता था। अब ये मेरा भाग्य है कि हमारा नाता रिश्ता इस तरह से बन गया था कि सुबह उठने के बाद ये लोगों को आश्चर्य लगेगा कि इतना प्रसिद्ध व्यक्ति मेरे से इतना निकट था। शायद कुछ लोगों को मालूम ही नहीं, उनको लगता है ये कुछ लोग यूट्यूब पे बोलते हैं ना, भाई महाप्रवक्ता के अनिल थत्ते प्रवक्ता है। मैं प्रवक्ता नहीं था, मेरा नाता था उनसे। सुबह उठने के बाद ये तुम्हारे चैनल वालों के सामने आने से पहले सुबह मेरे से बात करते थे, हम लोग दिल की बातें करते थे। भाई खर्च का है, माझा नेहमी प्रश्न था, संजय खर्च का है, पर्दे के पीछे की जानकारी, पर्दे पीछे की। और वो सर मेरे यूट्यूब के चैनल सक्सेस होते थे, इसका एक कारण ये था कि उन्होंने जो ऑफ द रिकॉर्ड मुझे बताया, वो ऑफ द रिकॉर्ड उनके नाम न लेते हुए मैं डिस्क्लोज करता था और पॉपुलर होता था। और रात सोने से पहले 11, आप मेरा मोबाइल का ये चेक कर लीजिए, 11 साढ़े 11 बजे एक फ़ोन उनका आता था, दिन भर में क्या हुआ कैसा हुआ। उनका एक दिल जो है वो प्रकट करने का, किसी को शेयर करने का जो दिल था उनका, एक आदमी का होता है, मैं भी करता हूँ किसी से, वो था। इसलिए मेरे से वो बातें होती रहती है। तो मैंने उनको एक बार बोला कि तुम्हारी वजह से ये हमारे उद्धव जी बैठे हैं, जो देखते हैं मगर नज़र है ये उनकी, मगर दिखता नहीं है उनको कुछ। वो सुनते हैं मगर शब्दों का अर्थ उनके मन में नहीं जाता है। वो सुनते हैं मगर सबका उनको एक ही बास आता है, और वो होता है कुबटवास, मराठी में बोलते हैं कद्रुवास, कि भाई संशय संशय संशय। वो स्निफर डॉग रहता है ना, कि उसको ड्रग जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे वो भाग भाग करता है, क्योंकि उसको ट्रेनिंग ही दी है कि जहाँ पे ड्रग होगा तुमको भौंकने का। तो इनको हर जगह संशय दिखता था। संजय मेरे पीठ पीछे क्या हो गया होगा, एकनाथ मेरे पीठ पीछे क्या, वो संशय था, वो उनका घ्राणेंद्रिय था। और जब बोलते थे तब ऐसा होता था कि उनको बोलना कुछ होता था, बोलते कुछ थे और अर्थ और कुछ निकलता था। तो और स्पर्श के बारे में तो उनका कोई किसी से लेना देना ही नहीं था। 2-3 साल तक तो वो अछूत के भूमिका में ही रहे, किसी ने मेरे को छूना नहीं, न छूना ना, न छूना ना वगैरह वगैरह, ऐसा गाना गाते हुए घर में बैठे थे। मेरे को छूना ना, मेरे से बात नहीं करना, मेरे को ये नहीं करना, मेरे को गणपति बप्पा करके एक जगह बिठा दो, मेरी आरती उतारो, मेरे को फल फूल प्रसाद नैवेद्य 21 मोदक ला के रखो, हर महीने जो भी मंत्री रहे ना 101 मोदक मुझे हर महीने आने चाहिए। तो उनका कोई राम नहीं था। तो संजय केवल उनका वक्ता प्रवक्ता नेता नहीं था, वो पंच ज्ञानेंद्रिय था उद्धव जी का।
और उनके थ्रू वो क्या करता था, ऐसा वो जित किसी को सुनाई नहीं देता है तो कर्ण यंत्र लगाते हैं उसको, है कि नहीं। तो वैसा वो कर्ण यंत्र लगा के उनको बोलता था, उद्धव जी ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उद्धव जी की प्रतिक्रिया, हळू दे, काय फरक पडतो, आम्ही हळू दे, त्याच्यामागे कोण है। अरे जब संजय ने उनको बताया कि भाई इसके पास ऑलरेडी 25 हो गए और फडणवीस के पास 25 है, 50 तो अपने गए। किसने बताया? संजय ने बताया। किसको बताया? उद्धव जी को बताया। तो उद्धव जी की रिएक्शन क्या थी नहीं मालूम है। ये बंद होने से पहले 8 दिन की बात मैं कर रहा हूँ, खुद संजय ने मुझे बताया। वो बोला, उद्धव जी बोले, है त्याकडे 4 माणसं पण नाही, 4 आमदार पण नाही, तू काय सांगतो। मतलब इसको पागल ठहराया उन्होंने, लाइटली लिए उन्होंने, लाइटली ने पागल इसको बोले। अरे काय वेडा आहे का तू, 4 माणसं नाही ते एकनाथ खडसे, तू काय सांगतो 25 माणसं आहेत। माझ्याकडे येऊन बसतात फारसा, मला बोलतात साहेब आम्ही तुमच्याबरोबर, साहेब आम्ही तुमच्याबरोबर, आम्ही तुमच्याबरोबर ऐसे जिनके जो आके उनको बोले, उनको जब बोला भाई तू किधर है, तो इतना सन्नाटा क्यों है भाई, ऐसा जो हवा हुआ ना अपना बाबा का वो शोले में, वैसा उनका हो गया कि भाई अभी तो शोर था इधर, सब बोल रहे थे साहब आम्ही तुमच्याबरोबर, साहब आम्ही तुमच्याबरोबर, ये सन्नाटा कहाँ से आ गया। तब उनको संजय ने बताया कि मैं आपको बता रहा था। तो क्या 25 तो गए। आप मानते हैं कि महाभारत के संजय का रोल आपका रोल क्या है? हाँ, हमारा संजय का महाभारत का वो जो है ना, वो खाली दूरदर्शन जैसा वो उसका ड्रोन घूमता था महाभारत युद्ध के ऊपर, नहीं तो उसको दिखता नहीं था। उसका ड्रोन घूमता था और वो बोलता था हाँ अभी ये हो रहा है, अभी वो हो रहा है। वो भी उसके साथ ही, धृतराष्ट्र के साथ ही बैठा था जी, आंधे के साथ ही वो बैठा था, और वो द्रोणों से जब देखता था और वो सब दिव्य दृष्टि से इनको पता था। बड़ी धृतराष्ट्र ने क्या रिएक्शन दी, ये कभी महाभारत में आया नहीं आया। वो धृतराष्ट्र ऐसा करके बैठा, अच्छा ये हो रहा है, अभी कृष्ण ने ऐसा किया, अभी इसने ऐसा किया, हो बड़ा बुरा हुआ। उसने कभी उठ के बोला चल संजय निकलते हैं, बीच में खड़े हो जाते हैं, इनका चाचा हूँ, इसका बाप हूँ, चल रोक देते हैं लड़ाई, या कृष्ण को बनाते हैं, ऐसा बोला कभी नहीं। हमारे यहाँ धृतराष्ट्र की प्रतिमा रहती है ना, अलग अलग नाटकों में वो रहती है, ऐसा मुंह में बाबा बाबा कर रहा है, आंखें ऐसी हो रही है और कुछ नहीं। अरे तेरे को सुनाने के लिए संजय बैठा है, इसका मतलब ये नहीं कि तू सुनता ही चला जाए और कुछ नहीं करे। धृतराष्ट्र रोक सकता था, बीच में जाके खड़ा हो सकता था, भाई मैं बाप हूँ, चलो छोड़ो, खत्म करो। तो मानते थे पांडव भी आखिर तक कहाँ चाहते थे भाई। अर्जुन ने तो धनुष्य डाल दिया था कि मैं नहीं लड़ूंगा, मेरे सगे संबंधियों के साथ मैं नहीं लड़ूंगा। वो समय था तब कृष्ण ने उसको बोला ऐसा मत कर, हतो वा प्राप्यसी स्वर्गम जीतो वा मोक्षसी महिम, राज भोगोगे नहीं तो स्वर्ग जाओगे, करके उसको उठाया। अभी कृष्ण उसको उठाने के बजाय ये धृतराष्ट्र जो सुन रहा था रेडियो के गाने, सारेगामा रेडियो सुनता है, जैसा आदमी बूढ़ा आदमी रहते हैं ना आजकल, वो सारेगामा रेडियो सुनते हैं, पुराने गाने मुकेश के, हमारे ज़माने में एक लड़की मेरे ऊपर आशिक होती थी, याद आ रही है उसकी। अरे वो लड़की बूढ़ी होके चली गई, तू अभी तक उसके नाम से रो रहा है। वैसा वो सारेगामा रेडियो सुनता है धृतराष्ट्र उधर, वैसा ये भी हमारा धृतराष्ट्र जो है असल में उसका पुत्र मोह अभी प्रकट हुआ जी। वो तो बाला साहब का पुत्र मोह के बारे में, उद्धव के बारे में बोला जाता था कि भाई वो उसके पुत्र मोह है, मगर ये जो उद्धव जी थे वो सुनते थे और कहना कुछ नहीं, करना नहीं है। वो उन्होंने कभी सबको अंडर एस्टिमेट किया हो, संजय को भी अंडर एस्टिमेट करते रहे ज़िंदगी भर। तू जरा जास्तच बोलतो, तू जरा जास्तच सांगतो। और संजय को जहाँ पे एक स्थान देना था, मान देना था, सम्मान देना था, कभी इन्होंने दिल खोलकर संजय के लिए कुछ किया नहीं। जब भी उनको संजय को एक्नॉलेज करने की बारी आई, उन्होंने ऐसा दिखाया जे काही केलं ते मीच केलं आहे, जे काही केलं ते मीच झालं आहे, माझ्याचमुळे झालं आहे। संजय कौन? अरे उसने तो शरद पवार से लेके सोनिया से लेके सबको पटाया और तुम्हारे पीछे खड़ा करके तुमको मुख्यमंत्री करने वाला कौन है? वही तो है। तो मगर कभी एक्नॉलेज किया? मंत्रिमंडल के शपथ विधि में संजय था क्या? नहीं था। क्यों नहीं था? पूछो कभी सवाल। क्योंकि अपने संजय को शपथ विधि के पहले 1 घंटा
कुछ अपमानित करने वाले बोल। संजय अभी जेल में है, नहीं तो वो बोल देता था कि अनिल कभी झूठ मेरे बारे में नहीं बोलेगा। संजय के बारे में मैं किसकी भी शपथ लेके बोल सकता हूँ कि मैं झूठ नहीं, एक शब्द झूठ नहीं बोलूँगा कभी भी, भले मेरे ऊपर कुछ भी बीते। 1 घंटा पहले उसका ऐसा अपमान किया गया था जब उसने ऐसा बोला, चलो खोल लेते हैं। संजय ने जब बोला की मला समाधान आहे की जे मी ठरवलं होतं ते झालं, मुख्यमंत्री इसमें क्या गलती है? जे मी ठरवलं होतं ते झालं। मगर हमारे उद्धव जी को इतना क्रोध आया जितना दुर्योधन दुशासन को मिलके नहीं आ सकता है। वो बोले मी, ये जो हुआ मी, ये मी कहाँ से आ गया? इसमें आम्ही होना चाहिए, आपण होना चाहिए। जैसे बात संजय ने सुनी वो बोला बराबर है, आपण आम्हाला तसंच म्हणायचं होतं। मगर सर दिल को जो ठेस पहुंची ना संजय को, सर वो हाथ पाँव दगड़ हो जाते बोलते हैं ना, वैसे दगड़ हो गए। वो शपथ विधि में नहीं गया, अज्ञात जगह पे बैठा था। किधर बैठा था मुझे मालूम है, वो जो कालीना में 5 स्टार होटल है ना, वहाँ पे बैठा था एक रूम में। क्या है, क्या रे होटल का नाम क्या है? ग्रैंड हयात। ग्रैंड हयात में एक रूम में अकेला बैठा था। अब मुझे तो मालूम होगा, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि संजय ने ही सब किया और संजय को ही इस तरह सर कृतघ्न, ये शब्द आप मराठी में है, हिंदी में भी है मेरे ख्याल से। कृतघ्न, उद्धव जी के खिलाफ एकनाथ शिंदे ने जो बगावत की, उसका एक शब्द में अगर आपको कारण देना है तो उद्धव जी ने उससे कृतघ्न व्यवहार किया, बहुत ही गंदा व्यवहार किया। मतलब लोगों के सामने वो बात आई कि भाई जब वो विधान परिषद का ये करना था आमदारों को ब्रीफ, तब जो नंबर 2 था कैबिनेट में एकनाथ जी, उनको इन्होंने बाहर बिठाया। कितना अविश्वास, बाहर बिठाया, तुम मत आओ, ऐसा मैसेज दिया। और देने वाला कौन था? ये तुम्हारा मिलिंद नार्वेकर। उसने बोला कि साहब ने बोला है कि ये आमदारों का जो हो रहा है उसमें आप अंदर मत आना। क्या दिल पे ठेस पहुंची होगी कि भाई मैंने इनका साथ दिया इतना। सर उसी समय जो थोड़ा सा दोलायमान था एकनाथ कि बगावत उसको मालूम थी, अभी मेरे खाली एक इशारा काफ़ी है, किया मैंने तो जैसे रेस के घोड़े भागते हैं, बंदूक की गोली का याद है, वैसे 25 आमदार सूरत की तरफ भागेंगे। ऐसी थोड़ी तैयारी भी थी कि ये सूरत जाना है, वहाँ से क्या जाना है, वो सब निश्चित था। मगर ये नहीं हुआ। अब अभी संजय की बात करते हैं। अभी देखो आशीष शेलार का अभी मैंने टीवी पे एक इंटरव्यू सुना, एबीपी माझा पे था, और संजय के पतरावाला चाल के बारे में वो इतनी बातें बता रहा था कि ये कैसे गुनाहगार है, इसने क्या क्या गुनाह किए हैं, इसको सज़ा मिलनी चाहिए, इसको ये होना चाहिए। सर मैं ऐसा भावुक हूँ, मेरे आंखों में बहुत जल्दी आंसू आ जाते हैं, ये बात सही है। जब आशीष शेलार टीवी पे वो मुलाकात दे रहा था, सर मेरा गला भरा है, आंखों में आंसू आ गए। क्यों? सर कम से कम 5 बार रंग शारदा होटल के ऊपर के माले में मैं, संजय और आशीष शेलार खाना खाने बैठे हैं, आपस में बातें हुई है, और हर बार आशीष ने मुझे ये बताया है कि अनिल जी मेरी ज़िंदगी में कुछ जिगरी मेरे दोस्त हैं, तो उनमें से एक संजय है। सुख में दुख में सत्ता नहीं है, बोला हम तो अभी सत्ता में नहीं है, उस समय नहीं था, तो भी बोले वो सत्ता का केंद्र बिंदु है, किंग मेकर है, फिर भी उसका मेरा रिलेशन जो है वो भाई का है, ये कभी टूटेगा नहीं, आप याद रखो। और आप हमारे साथ बैठे हो तो आप संजय के भाई ने, मेरे भी भाई हो, इस प्रकार से बैठो। वो नज़दीकियाँ जो हमारे में हैं वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। सर मेरे दिल के टुकड़े हो गए जब ये आशीष शेलार उसके बारे में इतने गलत बातें बोल रहा था, जबकि आशीष को मालूम है ये पतरावाला चाल का सब्जेक्ट निकला था। मैं संजय और वो वहाँ बैठे थे, तब यही आशीष बोल रहा था कि आमच्याकडे काय आहे, बादरायण संबंध मराठी में बोलते उसको, मतलब कुछ का कुछ लगा देना, सुतावरून स्वर्ग गाठणे। वो बोला
तेरा क्या संबंध है उससे? कौन बोला? आशिष. मैं नाम लेके बोल रहा हूँ. तर तुझं काय संबंध? आता काय एकदा ओल्याबरोबर सुकही जळतं, त्या सुक्याबरोबर ओलही जळतं, ऐसा हो रहा है. तो वही आशीष आज उसके ऊपर टूट पड़ा. भाई उससे बुरी बात तो ये है, मैं विटनेस नहीं हूँ उसका, मैं विटनेस नहीं हूँ. अभी आशीष के साथ उनका मुका ये होता था बातचीत, तो खाना खाने हम साथ में बैठे. सर इतनी ऐसी ऐसी बातें की है उद्योग के बारे में आशीष ने, संजय ने, मैंने, कि अभी वो अगर खुल गई तो कल मेरा मर्डर हो जाएगा. ऐसी बातें हुई हैं. सर फडणवीस साहब और संजय राउत इनकी भी मीटिंगें होती थी. लेकिन सर राजनीति की तो परिभाषा ही है. नहीं सर, साथ में खाना खाना और पॉलिटिक्स में एक दूसरे को गाली देना. सर मैं इतना कृतज्ञता राजनीति भी में नहीं होनी चाहिए ऐसा मानता हूँ. भाई आज आदमी है, कोई धर्म नाम की चीज़, आत्मा नाम की चीज़, सद्भावना नाम की चीज़ मानते हो कि नहीं मानते हो? भैया आप मेरे अभी दोस्त हैं, हम साथ में काम कर रहे हैं. कल अगर कोई बात आपकी मेरे से बनी नहीं तो इसका मतलब ये है कि मैं आपको नंगा करके छोड़ूँ, या मैं आपकी बर्बादी की सोचूं, या आपका गला काट दूं? ये अगर मैं करूंगा तो मैं आदमी नहीं जानवर हूं. अगर ऐसा करूंगा, मेरे दोस्त से अगर ऐसा बर्ताव करूंगा तो सर मुझे फडणवीस साहब का भी आश्चर्य लगता है. फडणवीस साहब ने खुद मुझे एक बार बोला था कि संजय है करके शिवसेना है. अगर संजय मुंह बंद करता है या मुंह खोलना रिफ्यूज़ करता है तो उद्धव की सरकार 3 दिन की सरकार है. ये तो उद्धव है, उसने बचा के रखी है. मैंने उनको पूछा क्या आपको इसके लिए गुस्सा आता है? बोले नहीं आता है. मैं मेरा धर्म निभाता हूँ विरोधी पक्ष नेता का, वैसे वो उनके प्रवक्ता का, वक्ता का, नेता का धर्म निभा रहा है. और जो धर्म निभा रहा होता है उसको हम कभी भी दोष नहीं दे सकते हैं. उसका वो धर्म है कि जिनके लिए वो लड़ रहा है उनके तरफ से लड़े. वो बोले मेरे को हमेशा उसका कौतुक लगता है. ठीक है, हाँ मुद्दे हमारे खिलाफ है, खिलाफ बोलता है, मेरे को भी जचता नहीं. उसका स्टाइल जो है, पर्टिकुलरली जो वर्ड्स यूज़ करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए. आप दोस्त है, उसको बताओ कि तुम बोलने का तुम्हारा मुद्दा अच्छा रहता है मगर तुम गाली गलौच मत करो. यहाँ तक हुआ है. वो भी अभी उसके खिलाफ बोल रहे हैं. और कई सारे उसके दोस्त हैं, सब पत्रकार हैं. हाँ, पत्रकारों को उसने कितनी कहाँ क्या मदद की, आपको क्या बोलूँ. ये 2 साल 2.5 साल जो सरकार चली उसमें अगर किन किन बड़े बड़े छोटे छोटे पत्रकारों के लिए उसने जो भी किया, उसका अगर लिस्ट मैं दे दूँ, रिलीज़ कर दूँ नाम लेके, किसको कहाँ घर दिया, किसको क्या ये दिया, किसको क्या भूखंड दिया, कौन से पेपर को क्या. इसने उद्धव को बोला कि ही डिज़र्व्स. ऐसा नहीं कि अनडिज़र्विंग आदमी को दिया, डिज़र्व. पर डिज़र्व वाले जो थे वो कितने रिजर्व हो गया. अभी बात नहीं कर रहे हैं संजय के बारे में. संजय के साइड में भी उल्टा दूसरी मुलाकातें छाप रहे. तो संजय अकेला पड़ गया क्या? उद्धव ने उसको छोड़ा. उद्धव ने उसको छोड़ा, सवाल है नहीं. उद्धव ने उसको छोड़ा, आदित्य ने उसको छोड़ा. अनिल परब तो पहले से ही उसके दूर था. मिलिंद नार्वेकर हमेशा उसको ऐसा रिश्ता बनाए रखता था कि लगे तो दोस्ती और करे तो दुश्मनी. जैसे मैंने परसों बताया कि एकनाथ जी को फ़ोन करने वाला मिलिंद नार्वेकर था, जिसने बोला कि संजय राउत की पत्रकार परिषद को तुम्हारे 100 बसें जो बनाए के रखिए मत भेजो. वो करने वाला कौन था? मिलिंद नार्वेकर था. मतलब ये दोस्ती है कि दुश्मनी है, व्हाटएवर इट इज़. संजय अकेला नहीं है. संजय के साथ उसका जिगरी दोस्त अनिल थत्ते है और रहेगा. शायद उसके लिए मुझे भी कुछ झेलना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूँगा. और ऐसे अनिल थत्ते संजय के लिए समाज में मैं मेरा दावा किया, क्योंकि मेरे हक बनता है मेरे बारे में बोलने का. मगर मैं बोलूँ, संजय ने इतने लोगों से पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, आम आदमी से रिश्ते बनाए हुए. आम आदमी बोल रहा हूँ, कार्यकर्ता, शिवसैनिक. आम शिवसैनिक के लिए उद्धव से ज़्यादा प्रिय और नज़दीकी वाला आदमी अगर कोई होगा तो वो संजय था. उद्धव के साथ जाके किसी को बात करने का मौका ही नहीं था. वो या तो एकनाथ शिंदे के पास जाते थे, ये भी बात सही है, या तो संजय के पास आते. तो वो जो आम शिवसैनिक लाखों की संख्या में है ना, उसके आँखों में आंसू है. उद्धव के आंसू में, इसमें आँखों में मगरमच्छ के भी आंसू नहीं आए. वो फॉर्मली जाके उसकी फैमिली को मिल के आए, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी. उनको इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुंह से सुना है उन्होंने संजय के कि ये क्या क्या करते आए उनसे. फिर भी चलो वो छोड़ देते हैं. मगर एक अनिल थत्ते ने, ऐसे लाखों शिवसैनिक अनिल थत्ते होंगे कि जो उसके साथ है, वो उसके साथ रहेंगे. मैं एक ही बताता हूँ, वो चाहे 6 महीने के बाद आए, 1 साल के बाद आए, 1.5 साल के बाद आए,
जब भी संजय राउत जेल से निकलेगा और बाहर होगा तो मैंने भविष्य किया था कि आनंद दिघे जिस दिन बाहर आएगा उस दिन धर्मवीर बन के बाहर आएगा और ऐसा नेता बनेगा जो बाला साहब से सबके साथ का नेता माना जाएगा। आज मैं भविष्यवाणी करता हूं कि उद्धव जिस दिन बाहर आएगा, भले 1 साल 1.5 साल के बाद आएगा, सर वो इतना बड़ा नेता हो जाएगा कि उद्धव को संजय की तरफ देखने के लिए ऐसा देखना पड़ेगा। धन्यवाद। फिलहाल मेरा सवाल का जवाब यही था कि क्या शिवसेना की आवाज़ दब गई है? सर इतने टाइम में क्या बोल रहा था, वही तो बोल रहा था, दब गई है पूरी तरह से। वो पंचायत ज्ञानेंद्रिय वगैरह सब आपको बोला, उसका यही था कि उनके पंचायत ज्ञानेंद्रिय जो है वो इंजेक्शन देके जैसे बधिर कर देते हैं वैसे बधिर हो गए, तो दब गए। धन्यवाद तख्ते जी। तो तख्ते जी का कहना है कि संजय जी को जेल में जाने से शिवसेना की आवाज़ पूरी तरह से दब गई है। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो पसंद हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।